चलो पूछो सवाल, पूछो आप क्या पूछोगे। सर अगर ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस लॉस आया तो P&L में नेट प्रॉफिट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस लॉस आया, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी किससे आया, हमने परचेज करी, सेल्स हमारी कम हो। लेकिन सपोज करो नेट प्रॉफिट के अंदर जो हमारा P&L अकाउंट होता है, अगर हमारे उसमें सपोज करो एक्सपेंस कम हुए, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और हमारी इनडायरेक्ट इनकम बढ़ जाए ड्यू टू सम रीजन, तो हमारे को ग्रॉस लॉस हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाए, नेट प्रॉफिट हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ग्रॉस लॉस होगा तो नेट लॉस ही होगा। प्रोबेबिलिटी में यही रहता है, अधिकतर यही लोग सोचते हैं कि ग्रॉस लॉस होगा तो। अच्छा कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ बाद में नेट लॉस हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड परचेज सेल्स को एडजस्ट करके ट्रेडिंग अकाउंट में करा, बाद में देखा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ गए तो आपको हो गया। तो दोनों चीज हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ग्रॉस लॉस हुआ है इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, फिर आपको P&L अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट है और P&L अकाउंट के अंदर क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। सारी चीजें हो सकती है बेसिकली, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं, पहली समझ में आ गई, कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को, ठीक है। जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसको हम बात करते हैं, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। देखिए पहले तो समझ लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है क्या, पहले भी बता रखा है, दोबारा हम बात करते हैं। इसको कहते हैं एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, ठीक है। और ये हमारी एक तरीके की, क्योंकि हमारा एक्सपेंस ड्यू हो गया है, हमने अभी तक पेड नहीं करा, तो हमारी एक तरीके की क्या होती है, CL मतलब करंट लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या होता है। एक्सपेंस ड्यू हो गया, पेड नहीं करा, ठीक है। जरा देखो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में मैंने स्टेशनरी पे, जो हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस पे हमने खर्चा करा, सपोज करो 1 लाख रुपए, हमारा पूरे साल में 1 लाख रुपए का हमने खर्चा करा। और अप टू 31 मार्च जहां पे फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, हम जिससे स्टेशनरी खरीदी थी, सपोज करो आपने नाम सुना होगा त्रिनगर में जैन स्टेशनरी, ठीक है, इनसे हमने स्टेशनरी खरीदी और अप टू 31 मार्च हमने इनको कितने पैसे दिए, 80,000 रुपए, ठीक है। 31 मार्च आई, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो गई, क्लोज। अब इनके कितने पैसे बच गए देने, देखिए जो एक्सपेंस होते हैं वो नॉमिनल नेचर के होते हैं, जिस साल खर्चे करें उसी साल उनको पेड कर देना चाहिए, लेकिन हम इनको पेड नहीं कर पाए। अब इसको कब पेड करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। पेड कब कर देने चाहिए थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया था, जो मेरे को पेड करना था, वो हो तो पिछले साल में ही गया था, लेकिन हम उसे पिछले साल में पेड, तो ये कब पेड करेंगे, तो इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगी। कहाँ पे आएगी, अभी इसको भी लिखेंगे हम, ठीक है। कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा जरा देखेंगे इसको एग्जांपल के थ्रू। अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ा फाइन एग्जांपल है। देखिए एक चीज होती है डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसे हम वेजेस कहते हैं। आप सबको पता है वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। दिहाड़ी मजदूरी जो हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, जैसे ही काम करते हैं उनको पेमेंट करते हैं। और एक सैलरी होती है, जिसको हमारा ऑफिशियल वर्क कर रहा है, मंथ के एंड में हम उसको क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा इनकम टैक्स में भी लिखा हुआ है या लोग समझाते हैं अलग अलग तरीके से कि वेजेस और सैलरी में क्या फर्क होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अलावा, कि जो लोग शरीर से काम लेते हैं उनको वेजेस मिलता है, और जो लोग दिमाग से काम लेते हैं उन्हें, जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, हर 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद वो अपने पैसे ले जाते हैं। बाबूजी हमारे को पैसे दे दो, हमारे घर नहीं चलना, हमारे 500 रुपए हैं, 700 रुपए हैं, 5,000 रुपए बने, हमारे को पैसे दे दो, वो ले जाते हैं। लेकिन जो ऑफिस में काम करता है वो हर 5-10 दिन में पैसे नहीं लेता, वो महीने के बाद क्या करता है, अपने पैसे मांगता है 30 दिन के बाद कि सर मेरी सैलरी दे दीजिए। ऐसे ही होता है ना कि 30 दिन के बाद, वो ये तो नहीं कहता ना सर 10 दिन के पैसे दे दो, 5 दिन के पैसे। लेकिन जो एक फैक्ट्री में काम करता है
जो वेजेस लेता है, जो दिहाड़ी लेता है, जो मजदूरी लेता है, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, वो क्या कहता है, हर 5 दिन के बाद सर मेरे 5 दिन के 2500 रुपए बन गए, मेरे 10 दिन के 5000 रुपए बन गए, वो मुझे पेड कर दो बेसिकली। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सैलरी की। अब देखो सैलरी जो मिल रही है ना, वो 2 तरीके से मिल रही है। मतलब क्या है इस 2 तरीके का मतलब क्या है? एक तो सैलरी मिलती है जैसे हमारी फर्म होती है, जिन्हें हम लाला टाइप फर्म कहते हैं। अब छोटी मोटी फर्म्स होती हैं अपने गली मोहल्ले में, आप देखते हो किसी भी फैक्ट्री इलाके में आप देखोगे 5-5 लेबर काम कर रही है, 10 लेबर काम कर रही है, वहां पे 2 उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए जो कंप्यूटर पे टैली का काम कर रहे हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं। और एक होती है मल्टीनेशनल या बड़ी बिग कंपनीज जैसे हम कहते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वहां पे तो क्या होता है 30 तारीख को 1 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है। अब ये जो लाला टाइप फर्म होती है ना, ये कभी भी है ना 30 तारीख को सैलरी नहीं देती। ये क्या करती है, ये हमेशा 5-7 दिन के पैसे रोक के रखती है। वो क्यों रोक के रखती है उसका कारण समझिए। आप ही मेरे यहाँ पे 1 अप्रैल को काम करने हैं, ठीक है, और मैंने आपको 30 अप्रैल को सैलरी दे दी। अगर आप 1 मई को काम पे नहीं आए तो किसका नुकसान होगा? अब बेसिकली तो देखा जाए तो किसी का नुकसान नहीं। आपने 1 अप्रैल पे आए, 30 अप्रैल तक काम करा, 30 दिन के पैसे लेके चले गए। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है वो मेरा हो रहा है, लॉस। मैंने 1 महीने में आपको काम समझाया, फिर आप बिना बताए चले गए, मुझे नया एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा। जब नया एम्प्लॉय ढूंढूंगा तो उस पर भी मेरा खर्चा होगा, मेरा काम पेंडिंग पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा नुकसान होता है। तो जो लाला टाइप फर्में होती है ना, अपने आसपास आप देखोगे अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, वो कभी भी सैलरी 30 तारीख को नहीं देते। वो सैलरी आपको देंगे या तो 5 तारीख को या 7 को या 10 को। सबकी अपनी अपनी अलग अलग एडजस्टमेंट है। अब उसमें होता क्या है, वो ऐसा क्यों देते हैं 7 या 10 को? अगर उन्होंने सैलरी दी आपको 7 तारीख को और आप 7 तारीख को सैलरी लेके चले गए, तो आपके भी 7 दिन की सैलरी का नुकसान होगा। वो आपको पैसे तो 1 से 30 के ही देगा ना, 7 दिन के तो नहीं देगा, क्योंकि आप बिना बताए चले गए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एम्प्लॉयर, कोई बात नहीं, आप उससे बोलिए कि सर मैं 15 दिन बाद काम छोड़ के चला जाऊंगा, आप मुझे पूरे पैसे दे दो ना। इस बीच में वो क्या करेगा, क्योंकि आप बोल के जा रहे हो, तो वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को हायर करेगा, आपसे सारा काम हैंड ओवर कर लेगा, सारी चीजें समझ लेगा, उसका काम मैसअप नहीं होगा। तो अगर आपको कहीं पे जॉब छोड़ के भी जाना है ना प्रैक्टिकली, क्योंकि आने वाले टाइम में 11th में हो, 12th में हो, आने वाले टाइम में और कंपनीज में, फर्म्स में जॉब करोगे, नहीं समझ में आ रहा, कोई चैन में बांध के नहीं रख सकता आपको। उसको 15 दिन का नोटिस दो, हाथ जोड़ो, सर मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, मेरे को सैलरी समझ में नहीं आ रही, या मेरे को यहाँ पे काम का एटमॉस्फेयर नहीं समझ में आ रहा, सर मैं आपको 15 दिन का या 20 दिन का, हर कंपनी का एक नोटिस पीरियड होता है, आप नोटिस पीरियड दो, अपनी पूरी सैलरी लेके चले जाओ। अब हम फिर दोबारा उसी बात पे आते हैं कि 1 अप्रैल को काम करा, सैलरी मिली 10 मई को या 7 मई को। कब मिली? 7 मई को, ठीक है। मतलब अप्रैल की सैलरी कब मिली? मई में। कब मिली? मई में। मई की कब मिलेगी? जून की, बोलते हो, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल में। मार्च की सैलरी वो मार्च में नहीं देगा। वो ये नहीं कह रहा फाइनेंशियली क्लोज हो रहा है तो 31 मार्च से पहले ले, कोई कर सकता है चाहे तो, ठीक है यार मैं 31 मार्च से पहले अपनी सैलरी दे देता हूँ, अगले साल आउटस्टैंडिंग नहीं खड़ा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बैलेंस शीट में आना है। तो वो भी मार्च की सैलरी कब दे रहा है? अप्रैल में दे रहा है। कब दे रहा है? अप्रैल में दे रहा है। मार्च में देनी थी सैलरी, लेकिन जो सैलरी दी जा रही है ना, वो सैलरी कब दी जा रही है? अप्रैल। खर्चा था मार्च का, मतलब 31 मार्च से पहले उसे वो सैलरी दे देनी चाहिए थी। नॉमिनल एक्सपेंस था, एक्सपेंस उसी साल का था, पेड कर देना चाहिए, लेकिन उसने वो पेड नहीं करा। वो सैलरी कब देगा? अप्रैल। मतलब यहां से क्या चालू हो जाएगा? नेक्स्ट डेट बोलो। तो ये जो मार्च की सैलरी, चाहे 1 एम्प्लॉय की है, चाहे 5 एम्प्लॉय की, चाहे 10 एम्प्लॉय की है, जो उसे पेड कर देनी चाहिए कब तक? मार्च तक। लेकिन वो पेड कब करेगा? तो ये हमारे क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। की एक्सपेंस ड्यू तो मार्च में हो गया, लेकिन हमने उसे मार्च में पेड नहीं करा, उसको हम पेड करेंगे कब? अप्रैल में। इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है? पक्का? अब इसका ट्रीटमेंट देख लो, इसको किस तरीके से दिखाएंगे। पर इसको नोट करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे रब करता हूँ, आगे एग्जाम्पल पे आता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा ने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई आपकी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी 20,000। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर सैलरी लिखी हुई है ना 20,000 रुपए, तो इसका मतलब आप समझते क्या है कि इस साल हम उसे 20,000 रुपए पेड कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम आ रही है तो वो पेड हो चुकी है, ठीक है।
अब इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी होगी अलग से आपको कि लिखा होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹4,000 कितना लिखा होगा। सपोज करो 2,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है, वैसे तो बड़ा 2,000 रुपए किसको मिलता है, लेकिन हम एग्जाम्पल कर रहे हैं तो उसको 2,000 रुपए मिलती है। पूरे साल में उसको कितने मिलने चाहिए थे, 24,000 रुपए 12 महीने के। हमने उसे भी कितने दिए, 20,000 रुपए। तो अब इसको किस तरीके से 4,000 रुपए जो आउटस्टैंडिंग उसको कैसे दिखाएंगे देखते जरा। आप सबको पता है ना सैलरी कौन से अकाउंट में आएगी, पहले बोलिए। इसके लिए 2 अकाउंट बनेंगे हमेशा, एक P&L अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये आपकी लाइबिलिटी साइड हो गई, मतलब क्रेडिट साइड हो गई, ये अमाउंट हो गया, ये आपका एसेट्स हो गया, और ये आपकी डेबिट साइड आ गई। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात, करने का तरीका भी यहीं पे समझ लीजिए। वैसे फुल फ्लैश क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से करा जाता है, क्योंकि जहाँ पे एडजस्टमेंट है वहां पे स्पेस नीचे छोड़ना है, ये बड़ा मैटर करेगा। आपने स्पेस नहीं छोड़ा, कटिंग होगी, आंसर अच्छा नहीं लगेगा, भद्दा लगेगा, कंफ्यूज रहोगे। इसमें बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं, 1 घंटा। हमारे को 20 मिनट में, हार्डली 25 मिनट में, उससे भी कम टाइम में 15 मिनट में हमारे को क्वेश्चन करना है, तभी हमारे को बाकी पेपर के लिए टाइम बचेगा। बच्चे लगे रहते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर P&L बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट। हमारे को एक साथ ही तीनों को बनाना है, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ताकि ये जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है शायद सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा। आपके जो भी फाइनल एग्जाम होगा इसको सबसे कम टाइम में हमारे को करना है। जो चीज जितनी मुश्किल है ना उस पर उतनी ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि वो उतनी हमारे लिए आसान हो जाए। हम लोग करते क्या है, जो आसान है उसी पे मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि हमारे को आती है। ठीक है, ये मुश्किल है, थोड़ा लेंथी है, मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा लेंथी है, इसी में सबसे ज्यादा वर्कआउट करो इस साल। ये बीकॉम में भी आएगा, ये BBA में आएगा, या आगे और भी जो आप फर्दर स्टडी करोगे अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड, वहां पे ये बार बार रिपीट होगा। तो वो थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपने देखा ना यहाँ पे सैलरी की क्या है, एडजस्टमेंट है, इसके आगे क्या लगा लो तो हमारे को पता चल जाएगा कि सैलरी को हमारे को सीधा यहाँ पे नहीं लिखना, इसकी हमारे को क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। अब आपको पता है सैलरी कहाँ पे आता है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। अब इस अमाउंट को हमारे को इधर नहीं लिखना, 20,000 रुपए लिख दिया। अब देखिए खर्चा इस साल का है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है ना, तो खर्चा इस साल का इसी साल दिखाएंगे। हमने पेड नहीं करा, इट्स अनदर थिंग, लेकिन खर्चा तो इसी साल का है ना, तभी तो हमारे को पता चलेगा हमारे को एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना होगा। तो हम ये जो खर्चा है इसमें ऐड करेंगे, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए, 4,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे 20। क्लियर है। अब ये 4,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने इसे पेड, तो ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए, 4,000। दैट्स इट। इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप पूछो।